राजधानी today.live। आज हमारे साथ हैं जगमोहन सिंह जी, जिन्हें अपने क्षेत्र में शेरू भाई के नाम से जाना जाता है। मैं पिछले कई दशकों से इनको व्यक्तिगत तौर से देख रहा हूँ, किस प्रकार ये समाज के लिए समर्पित रहते हैं। किसी वर्ग, किसी संप्रदाय, किसी समूह, किसी भाषा का कोई भी व्यक्ति अगर इनके पास जाता है व्यक्तिगत तौर पे, तो उसकी मदद के लिए तत्पर है। तो आज हम इनसे आगामी जो लोकसभा के चुनाव उस पर चर्चा करेंगे। शेरू जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैंने देखा है कि कई सालों से आप क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहते हैं। हाँ जी। और कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति नहीं है जो आपको व्यक्तिगत तौर से ना जानता, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी। लेकिन जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है उसमें आपको लोगों क्या रुझान लगता है कि लोग किस तरफ मूव करना चाहते हैं? अभी तक तो जहां तक मैं देख रहा हूँ अजय जी कि जो है लोग साइलेंट है। अभी कोई भी अपने आप को शो आउट नहीं कर रहा कि मैं कहाँ किसको वोट डालूंगा, क्योंकि अभी तो लोगों के अंदर बहुत एक दुविधा है। जब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आपस में समझौता हुआ है, भाई 3 सीट से वो लड़ेंगे, 4 सीट से वो लड़ेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 10-15 साल से जब से आम आदमी पार्टी आई है, वर्करों में, क्योंकि गिने चुने वही लोग थे आपस में जो राजनीति में सक्रिय रहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी आने की वजह से आपस में वर्कर्स में जो लोग आपस में यहाँ रहते थे, पड़ोस में भी रहते थे, आपस में इतने डिफरेंसेस हैं राजनीति को लेके कि आज कोई भी एक दूसरे के साथ चलना नहीं चाहता। चाहे वो कांग्रेस का आदमी हो, वर्कर हो, चाहे वो आम आदमी का, चाहे वो पड़ोस में रहते हैं, ठीक है, मिलते हैं, राम राम आपस में कर लेंगे, पर लेकिन राजनीति के मुद्दे में वो आज साथ चलना नहीं चाहते। तो जहां तक मेरा समझ है और मुझे जो मालूम पड़ता है कि अभी तक बाजार का जो रुख है वो कोई भी क्लियर नहीं कर रहा। जैसे पहले हमारे टाइम पे, पुराने टाइम में आपने भी देखा होगा, इलेक्शन होते तो 2-2 महीने पहले ही पता चल जाता था हाँ भी किधर को रुझान जाएगा, किधर को पार्टी जा। आज वो अभी तक कुछ नजर नहीं आ। तो अभी आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें संसद में है, लोग पता नहीं है, चीजें क्लियर नहीं है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी तक तो देखा जाए कि जहां तक मैं समझता हूँ कि 50% लोगों को अभी भी इलाके के अंदर ये नहीं पता कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है और बीजेपी का कैंडिडेट कौन है। जब तक इस चीज का मालूम नहीं होगा तब तक कोई भी अपना माइंड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र के सांसद बीजेपी के हैं, हाँ जी, विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और जो पार्षद है हाँ जी, वो भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इन लोगों को तीनों का आपस में किस तरह से बैलेंस होता होगा, किस प्रकार ये काम कर पाते होंगे, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे? अगर आपको अजय जी बताऊं तो जो पिछले हमारे सांसद थे वो आपने देखा जैसे उनका कार्यकाल था, कोरोना टाइम पे वो बिल्कुल मोदी जी के नजदीक रहे, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी मेडिसिन के लिए भी उनका नाम जाना जाता रहा। तो अपने क्षेत्र में उन्होंने काम किया, और उस दौरान में एमएलए हमारे आम आदमी पार्टी से बने सोमदत्त जी। फिर एक बार काउंसलर आई बबीता जी। जो काम उन्होंने किया या उनके नाम पे पीछे उनका भाई था जो उसने किया, वो जग जाहिर था पूरे एरिया में। और जहां तक कि जो मौजूदा हमारे इस टाइम के काउंसलर है श्री मनोज जिंदल जी, जो कि बीजेपी से हैं, वो बीजेपी से तो जरूर हैं, पर लेकिन एक उनका एक अपना एक व्यक्तिगत जो मत है शास्त्री नगर में, एक जो झुकाव है समाज सेवी के रूप में, एरिया में बहुत ज्यादा लोगों से उनका तालमेल है। और जबकि एरिया के जो काउंसलर होते हैं ना जी, वो जो सबसे ग्रास रूट की जो वोट होती है वो काउंसलर ही भुगता पाता है जी। क्योंकि जिसने डेली हर मोहल्ले के हर एक व्यक्ति से मिलना है, अगर उसका झुकाव पब्लिक के प्रति होगा, पब्लिक की वो सुनता होगा, उनके काम करवाता होगा, तो ऑटोमेटिकली है कि जो जनता होती है वो एरिया की वो अपना मन बनाती है कि हम जहां हमारा काउंसलर कह रहा है हम वोटिंग वहीं करें, ताकि हमारे काउंसलर का भी मान बढ़े और उसको हम आगे और लेके जा सकें। नहीं, जिस प्रकार आपके क्षेत्र में नगर निगम के चुनाव में सभी धर्म संप्रदाय, सभी जाति के लोगों ने मनोज जी के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हाँ जी, हाँ जी। इसका सबसे मेन कारण क्या है कि हर व्यक्ति ने ये सोच लिया कि इस बार कुछ भी हो जाए मनोज जी को जिताना है? ठीक है जी, व्यक्तिगत तो किसी के लिए मैं बोलना नहीं चाहता जी, ठीक है। बाकी तो फिर वही एक बात आ जाती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जी। जैसा उन काउंसलर साहब के भाई साहब ने एरिया में किया, सबको था ठीक है कि सत्ता के आगे और कुर्सी की ताकत के आगे कोई नहीं बोलता, पर लेकिन जब जनता का समय आता है ना वोटिंग करने का, उसका जवाब वो तब देती है। अच्छा। और जो हमारे काउंसलर साहब है वो हमारे एरिया के लिए बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, सबकी सुनते भी हैं। कोई गरीब चले जाए, उसको कोई किसी चीज की मदद हो, वो
हट के, एक पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर भी वो लोगों की मदद करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए कोई बीजेपी का नहीं है, कोई कांग्रेस का नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी। इस टाइम मैं काउंसलर हूँ, मेरे इलाके की जनता मेरी है, मैंने इनका काम करना ही करना। नहीं, जिस प्रकार मैं देखता हूँ कि आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, हाँ जी, वो भी काफी इजीली अवेलेबल रहते हैं लोगों के लिए। हाँ जी, हाँ मैंने जी। देखा हमेशा फोन भी उठाना लोगों के लिए बात करना, इस तरह से मैं सुनता हूँ कि वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप इस तरह से देखते हैं कि आपके विधायक और पार्षद में किस तरह का बैलेंस रहता होगा काम के को लेकर? काम को लेकर देखा जाए तो बहुत सारी दुविधाएं हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं वो बहुत ज्यादा अड़चने भी डालते हैं काम जी में। जी जी। पर लेकिन ठीक है, कई काम ऐसे होते हैं गवर्नमेंट की नज़रों में कि वो चाहे जितना मर्जी प्रेशराइज करे एमएलए, वो काम जल्दी ना होके लेट होगा जरूर, क्योंकि अफसर ने तो नौकरी करनी है, उसके लिए कोई मंत्री नहीं है, कोई संतरी। अफसर ने तो एक लॉबी है, अफसर भी जो है वो तब तक ही प्रेशर पे रहता है एमएलए के भी, जब तक उसको पता है। जब ज्यादा प्रेशर पब्लिक का आता है तो अफसर को वो काम करना पड़ता है। बिल्कुल। चलिए, ये तो क्षेत्रीय बात होगी। अब जो जिस तरह से मोदी जी का हिंदुस्तान में चल रहा है कि अब की 400 पार, हाँ जी। और हिंदू मंदिर मस्जिद चल रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या युवा दोबारा बदलाव चाहेगा देश के अंदर, या दोबारा मोदी जी को लाएगा? इस तरह से इस पे मैं आप अपने क्या विचार रखना चाहते हैं? जहाँ तक तो देखो जी, युवाओं की आप बात करेंगे, जो एजुकेटेड बच्चे हैं उनको मंदिर मस्जिद से नहीं, उनको तो जॉब, नौकरी, व्यापार, डेवलपमेंट, स्टडीज, उनको ये चीज चाहिए। उनको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद तो बहुत है हमारे, जी। हम इन्हीं को मैं बिल्कुल प्रॉपर इसको मेंटेन कर ले तो हमारे लिए वही बहुत है। चाहे मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, हर धर्म की, मतलब क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म है, मोमडन भी है, पारसी भी हैं, हर धर्म है। तो कहते भी सबके भाई प्रार्थना स्थल भगवान के घर सबके हैं। अगर आज हम उन्हीं को मेंटेन कर ले, उन्हीं को प्रॉपर सुचारू रूप से चलाएं तो हमारे लिए बहुत है। हमें और नए मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें आज की तारीख में शिक्षा चाहिए, हमें आज रोजगार चाहिए, हमें आज व्यापार चाहिए। अगर ये चीजें होंगी तो देश अपने आप तरक्की करेगा। जो इस बारे में सोचेगा वो गवर्नमेंट, कोई भी, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, गवर्नमेंट तो भी डेवलप आप कर पाओगे। अगर आज आप काम नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको 5 पब्लिक उठा के बाहर कर देगी। मतलब आप क्या लोकसभा में परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं, या आपको लगता है कि जिस तरह से चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? मुझे जहां तक लगता है परिवर्तन तो कम ही नजर आ रहा है मुझे अभी तक तो। चलिए, तो आपने सबसे बड़ी बात कही शेरू जी ने कि डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज का युवा वर्ग है उसको मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है, उसको शिक्षा से मतलब है, स्वास्थ्य से मतलब है। आपने अपने साक्षात्कार में अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बात की, अपने क्षेत्र के पार्षद के बारे में बात की, अपने क्षेत्र के और बाकी एजेंसियों के बारे में बात की, आपने मोदी जी की बात की। मैं सबसे लास्ट में आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस साक्षात्कार के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को या देश की जनता को? मैं तो देश की जनता को और ऑडियंस को और अपने विधानसभा की जनता को भी यही एक मैसेज देना चाहता हूं कि पार्टी किसी को भी नुमाइंदा बना के भेजे हमारे बीच में। हमें एक व्यक्तिगत पर्सनल आदमी नहीं देखना कि नहीं जी ये बनिया बिरादरी का है तो इसको वोट डालनी है, ये सिख समाज का है तो वोट डालनी है, फलाने बिरादरी का नहीं। हमें ये देखना है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो देना है। एक तो पार्टी का मैनिफेस्टो है, एक मैनिफेस्टो कैंडिडेट का भी होना चाहिए अपने एरिया के लिए। ये अकेला नहीं है। भी मोदी ने तो कह दिया कि मैं ये करूंगा अगले 5 साल में देश के लिए मेरी सत्ता आएगी, तो वो तो मोदी जी का मैनिफेस्टो है। हम कहे जी मोदी जी करके, हमें मोदी जी से नहीं, हमें तो जो हमने अपने इलाके का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना है, हमें वो हमारे एरिया के लिए क्या डेवलपमेंट करेगा, देश की तो करे पर लेकिन हमारे जिस एरिया से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह रहा है उस एरिया को किस ढंग से चलाएगा, क्या उसके लिए नया क्या करेगा, वो उसके लिए क्या शिक्षा की नीति लाएगा, क्या उस मेडिकल फैसिलिटीज लाएगा, वो सब कुछ देखते हुए पर्सनली मैनिफेस्टो देखे पहले तो जो सरकार का आएगा, मोदी जी का आएगा या कांग्रेस पार्टी का आएगा, उस मैनिफेस्टो को ना देख के कैंडिडेट का मैनिफेस्टो पढ़ो कि कैंडिडेट आपके लिए या आपके इलाके के लिए क्या करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस प्रकार शेरू जी ने अपनी बात बेबाक तरीके से रखी, और सबसे बड़ी बात इन्होंने की, ठीक है जो देश का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो तो विश्व स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्र का प्रतिनिधि है उसको वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होना चाहिए, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस प्रकार का होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
उसके साथ साथ इन्होंने एक बात कही कि वो कोई व्यक्ति किसी भी धर्म, संप्रदाय, भाषा विशेष का हो, उसके लिए सब कुछ एक समान होना चाहिए। आपने जिस प्रकार शेरू जी ने पीछे कई दशकों से हर धर्म, हर संप्रदाय, हर पार्टी, हर समुदाय के साथ काम किया है, एकदम न्यूट्रल रह के काम किया है, हर आदमी के लिए तत्पर रहे। हमें ऐसे ही जैसे व्यक्ति, शेरू जैसे भाई व्यक्ति से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें किस प्रकार अपने समाज में मिलजुल कर रहना है, आपस में धर्म, संप्रदाय और पार्टी के नाम पर नहीं बंटना है और मिलजुल कर एक मजबूत देश बनाना है। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने राजधानी टुडे के सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में भी हमारी शो को देखते रहे और हम लोग आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। आज शेरू नहीं है, उसके बाद अगले एपिसोड में कोई नए व्यक्ति के साथ हम लोग आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।